तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इतिहास का यह हमारा दूसरा क्लास है। प्रथम क्लास की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को इतिहास के बारे में बताया था, इतिहास का अर्थ बताया था, शताब्दी बताया था और ईसा पूर्व तथा ईस्वी को मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को इतिहास के तहत इतिहास की परिभाषा आप सभी को मैं बतलाऊंगा। इतिहास का जो विभाजन है वह विभाजन किस प्रकार हुआ है, विभाजन के स्वरूप को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहें कि आज हम लोग इतिहास का जो बेसिक है उस बेसिक को आज हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास की परिभाषा तथा जो मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से हमें जानना है वह इतिहास का विभाजन जानना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इतिहास के विभाजन को जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतिहास का विभाजन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल का पांचों विषय का जो फ़ी है आपको 1500 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और भी बहुत तरह का सुविधा आपको दिया जाएगा। तो यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महज कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52। बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, पेड कोर्स के लिए पूरे साल भर का पांचों विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है वह है इतिहास की परिभाषा। ठीक है, पहला हम देखेंगे, पहला किसको देखना है, इतिहास की परिभाषा, एक परिभाषा को देखना है। ठीक है, दूसरा हम लोग जो देखेंगे आज वो क्या देखेंगे, इतिहास का विभाजन। ठीक है, यानी कि इस पर इतिहास का किस प्रकार से विभाजन हुआ है। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, वे बच्चे इस वीडियो को देख करके स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं जो इतिहास का विभाजन बताऊंगा वह विभाजन मैं आप सभी को विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप सभी को जानना अति आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी, तो इतिहास की परिभाषा का, यानी इसकी हम बात करेंगे, इतिहास की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, इतिहास का जो परिभाषा है, ठीक है, इतिहास का परिभाषा E.H. कार के अनुसार, किनके अनुसार प्यारे बच्चों, E.H. कार। ठीक है, E.H. कार एक इतिहासकार है। ठीक है, E.H. कार के अनुसार उनका कहना है कि किसी कालखंड में, कालखंड मतलब समय का खंड, कोई से भी समय का खंड हो सकता है। ठीक है, तो E.H. कार के अनुसार किसी कालखंड में मानव समाज के, ठीक है, मानव के समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग इन्हें क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। ये जो परिभाषा है, यह परिभाषा किसके अनुसार है, तो प्यारे बच्चों E.H. कार के अनुसार है। चाहे तो आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं, तो आप लोग परिभाषा को लिख लीजिए।
क्योंकि ये जो परिभाषा है आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आप सभी को लिखा देता हूं। आप लोग चूंकि बेसिक से हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। EH का यदि आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम है एडवर्ड, ये भी लिख देते हैं, एडवर्ड हॉलेट कार, ठीक है। इनके अनुसार इतिहास के तहत किसी कालखंड में मानव, ठीक है, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो परिभाषा है आपको कॉपी में लिख लेना है। आपके एग्जाम में ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको कभी नहीं आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, चूंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। इतिहास का जो अर्थ है, मैंने पिछले वीडियो में साधारण रूप में बताया था कि बीती हुई घटना को हम लोग इतिहास कहेंगे। इतिहास किसी का भी हो सकता है, हमारा हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन जब हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा के संदर्भ में EH इतिहासकार का कहना है, EH कार के अनुसार इतिहास के तहत किसी कालखंड में मानव, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का अध्ययन करता है, ठीक है। अब इसको ऐसे आप नहीं समझे, आप इस प्रकार से देखिए, समझिएगा। इसके लिए मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा ऐसे आप समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच में हम इतिहास को रखेंगे, नीचे में चाहे तो आप ये बना भी सकते हैं, इतिहास हम बीच में रख दिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हम प्यारे बच्चों रखे संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, ठीक है। तो इतिहास के तहत हम लोग क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों इनका अध्ययन करते हैं। इसको गोल गोल हम लोग घेर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्य तौर पे हम लोग लिख भी देते हैं, ड्रॉ भी कर देते। इसके अंतर्गत वर्ण, जाति, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, इसमें राजनीति का स्वरूप, राजनीति का स्वरूप, प्रशासन की विशेषता, ठीक है। इसके तहत हो गया कृषि, व्यापार, उद्योग, और ऊपर में कला, त्योहार, रीति रिवाज इत्यादि। ये हो गया इनके अनुसार, ठीक है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास के परिभाषा के संदर्भ में E.H. कार का कहना है, क्या कहना है कि किसी कालखंड में, ठीक है, किसी कालखंड अर्थात किसी समय को लेकर के, ठीक है, किसी कालखंड में मानव के क्या, मानव के यानी मनुष्य के किसी कालखंड में हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य के उसके समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं और राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ये जो 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, तो अवश्य रूप से अध्ययन करते ही करते हैं, ठीक है, इतिहास के अंतर्गत। अब यदि मैं इतिहास के बात करूं समाज के बारे में, तो देखिएगा किसी मनुष्य के समाज के बारे में हम जो भली भांति जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं, तो समाज के वर्ण के बारे में जान पाते हैं, जाति के बारे में जान पाते हैं, शिक्षा के बारे में, मनोरंजन के साधन के बारे में। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बाबा जमाना के लोग यानी पुराने के लोग, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो क्या करता था, तो गाना गा करके इस प्रकार से अपना मनोरंजन करता था, ठीक है। जाति व्यवस्था था प्राचीन काल में, जो है आपको जाति व्यवस्था काफ़ी क्या था, काफ़ी कठोर था, ठीक है। उसके बाद वर्ण के बारे में जान पाते हैं, शिक्षा के बारे में। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्यारे बच्चों प्राप्त होती है? यही इतिहास से। तो इतिहास के ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी समाज के अंतर्गत है आते हैं, ठीक है। अब यदि राजनीति की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग राजनीति के तहत देख पाते हैं कोई भी प्रशासन है उसका राजनीति कैसा है, उसका राजनीति का स्वरूप कैसा है, अर्थात जो राजा है, राजा जनता पे किस प्रकार से शासन कर रहा है, ठीक है। तो ये राजनीति पॉइंट के अंतर्गत उस चीज को हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। अब किसी काल में जो है हम किसी साम्राज्य के बारे में जान पाते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य का कृषि कैसा था, अर्थात या यूं कहें कि गुप्त साम्राज्य का कृषि कैसा था, ठीक है, उसका उद्योग धंधा किस प्रकार से था। तो ये सारा का सारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पॉइंट आता है, इसलिए हम लोग अर्थव्यवस्था के तहत उस समय कालखंड के बारे में, कृषि के बारे में जान पाते हैं, व्यापार के बारे में जान पाते हैं, उद्योग के बारे में, और जो लास्ट आपका जो बच जाता है संस्कृति में के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो रीति रिवाज आ जाता है, तो त्यौहार आपको है ना चले आता है, कला आपको चले आता है। जैसे अनेक प्रकार का त्यौहार है, सभी धर्म का जो त्यौहार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो ये सभी हम इतिहास के तहत संस्कृति के तहत हम लोग इस सभी को भली भांति जान पाते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग जान पाते हैं किसके बारे में, तो प्यारे बच्चों किसी कालखंड के अंतर्गत, किसी समय के अंतर्गत, ठीक है। अब हम यदि आप ही की बात करें तो यदि आपका इतिहास के बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में, आपका इतिहास के बारे में, तो आपका एक निश्चित कालखंड होगा। आपका कालखंड क्या होगा, आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का होगा कि नहीं होगा। उसी जन्म से लेकर के मृत्यु के अंतर्गत मैं आपके बारे में जानूंगा, यानी आपका समाज का स्वरूप के बारे में जानूंगा, अर्थात आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, ठीक है, आपके मनोरंजन के क्या साधन थे, जैसे आप फेसबुक यूज करते थे, ठीक है। आपका यदि हम संस्कृति की बात करें, आप कौन सा पर्व मनाते थे, क्या आपका रीति रिवाज था, जैसे हिंदू धर्म में आपको दहेज लेकर के शादी किया जाता है, इस प्रकार का रीति रिवाज से आप शादी ब्याह किए। तो ये सब किसके तहत जान पाए, एक कालखंड के तहत हम लोग जान पाए, ठीक है। उसी में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे आपका इनकम का साधन किस प्रकार का था, अर्थात आप कृषि करके कमाते थे कि उद्योग धंधा चला करके करते थे कि व्यापार करके आप करते थे। उसी में राजनीति में देखेंगे आपका जो जीवन काल था, आप लोकतंत्र, जैसे लोग आपका जहाँ रहते थे वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, लोकतंत्र था कि राजतंत्र था, उसका राजनीति का स्वरूप कैसा था। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के तहत प्यारे बच्चों जान पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इतिहास के परिभाषा के संदर्भ में। अब यदि हम बात करें इतिहास के विभाजन की बारे में, ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमें जो जानना है वो किसके बारे में है ना जानना है, वो अब हमें जानना है इतिहास के विभाजन, ठीक है। अब देखिए, अब इतिहास जो होता है इसका कहानी तो बहुत बड़ा है। अब इतिहास बीती हुई घटना कितना बीता हुआ, बहुत ज़्यादा बीता हुआ,
यानी मानव का जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से आपको इतिहास निकलेगा। यदि हम इतिहास निकालने की बात करें, बीती हुई घटना तो बहुत पुरानी हो सकती है कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, मानव ने आग का खोज कैसे किया। तो मानव ने आग का खोज किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव विकसित होते होते आज मानव कौन सा बना। तो आज मानव आपको आधुनिक मानव बना, आज का मानव। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर के आधुनिक मानव तक का जो सफर है ये तो बहुत बड़ा है। तो इसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार करेंगे, इसका अध्ययन करने में हमें काफ़ी पेचीदा लग रहा है, काफ़ी उलझन लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी उलझन को दूर करते हुए इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है प्यारे बच्चों। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये 3 भाग हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसको मिटा देते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में अच्छे से। इतिहास का विभाजन। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों हम विभाजन की बात करें तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 3 भाग देखिए कौन कौन सा है, कमेंट करके लिखिएगा। ये पहला भाग है प्राक इतिहास, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक है, एक मेरा हो गया प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, एक मेरा हो गया प्रोटो यानी आर्ध इतिहास, इसको हम लोग प्रोटो भी बोलेंगे, और एक मेरा हो गया ऐतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री, हम ये तीनों चीज आपको लिख ही देते हैं। प्री हिस्ट्री, प्री, प्रोटो, अब इसको अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे प्राक इतिहास को हम लोग जो है और किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राक इतिहास को अंग्रेजी में यूं तो हो गया प्री हिस्ट्री अंग्रेजी नाम, इसका हो गया प्रोटो। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, और इसका हो गया आपको हिस्टोरिकल, या हिस्ट्री भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिस्टोरिकल कहिए या हिस्ट्री कहिए। ठीक है, अब प्राक इतिहास को किन किन नामों से जानते हैं। प्राक इतिहास को अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री बोलेंगे, इसी को हम लोग प्यारे बच्चों जो है पाषाण काल भी बोलेंगे। ठीक है, पाषाण काल आपने अक्सर नाम सुना होगा। इसी को हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग प्रागैतिहास भी बोलेंगे, प्रागैतिहास भी बोलेंगे। और इसी को एक और नाम है, या उतना जानने का कोई आवश्यकता नहीं है, 3-4 नाम आपको काफ़ी है। प्राक इतिहास, इसी को प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पाषाण काल भी है ना बोलते हैं, प्रागैतिहास भी बोलते हैं। प्रोटो को हम लोग आर्ध इतिहास ही है ना बोलेंगे, और हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल भी हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका प्रश्न आपको निकल रहा है, आपको प्रश्न यह निकल रहा है कि आखिर प्राक इतिहास किसे कहेंगे, प्राक इतिहास आखिर हम लोग किसे कहेंगे, ये प्रश्न आपको निकल रहा है। तो देखिए, प्राक इतिहास के अंतर्गत आपको वह इतिहास आएगा जिनका लिखित अवस्था में कोई साक्ष्य आपको उपलब्ध नहीं होगा, जिनका जानकारी जो है उसका लिखित अवस्था में साक्ष्य आपको उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, अब जैसे लिखित अवस्था में कौन कौन से साक्ष्य आपको उपलब्ध नहीं है, जैसे मानव की उत्पत्ति। ठीक है, मानव ने आग की खोज कैसे किया, आग की खोज की कहानी, मानव ने कैसे आग की खोज किया, ये तो मानव ने तो नहीं लिखा, क्योंकि उस समय मानव को पढ़ना आता था, पढ़ना नहीं आता था।
तो हम लोग कैसे जान पाए कि मानव ने आग का खोज कैसे किया? ठीक है, इसका कोई लिखित अवस्था में तो जानकारी नहीं है, फिर भी हम लोग जान पाए कि नहीं जान पाए कि मानव ने आग का खोज कैसे किया। मानव ने जो है, ठीक है, पत्थर से औजार कैसे बनाए, मानव ने कैसे शिकार किए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी जानकारी है, शिकार करना, पत्थरों से औजार बनाना, तो ये सभी जानकारी किसके अंतर्गत आएगी? तो प्यारे बच्चों, प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी प्यारे बच्चों? प्राक इतिहास के अंतर्गत। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत वह इतिहास आएगा जहां से हमें लिखित साक्ष्य कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात युग है जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है, मानव पढ़ना नहीं जानता था, मानव कुछ भी चीज को लिख नहीं पाता था, वैसे सारे के सारे इतिहास आप प्राक इतिहास के अंतर्गत आएंगे। जैसे आदि मानव को पढ़ना नहीं आता था, तो उसका जो भी कहानी होगा, जैसे आदि मानव ने कैसे विकास किया, आदि मानव ने कैसे शिकार किया, आदि मानव ने कैसे आग का खोज किया, तो ये सभी के सभी प्राक इतिहास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे मानव की उत्पत्ति, आग की खोज, ठीक है, औजार बनाना, इस प्रकार से। अर्ध इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री प्यारे बच्चों हम उसके अंतर्गत रखेंगे जहां से मानव ने लिखना प्रारंभ किया। अर्थात मानव को लिखना पढ़ना आ गया, लेकिन उस लिखे हुए साक्ष्य को आज तक आधुनिक मानव नहीं पढ़ पाया, अर्थात हम लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक है, यानी कि मानव को, इसमें क्या है, इसमें मानव को लिखना आ गया, लिखना पढ़ना आ गया, ठीक है, लेकिन इस लिखे साक्ष्य को हम लोग नहीं पढ़ पाए। अब हम लोग इसे पढ़ ही नहीं पाए तो इसका कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे? इसका कोई हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। अर्थात इसके अंतर्गत जो भी इतिहास आएंगे वह इतिहास आर्ध इतिहास कहलाएंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, तो प्यारे बच्चों आपका इतिहास का जो पहला अध्याय है वो पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता का ही है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो जानकारी है, हमें हड़प्पा सभ्यता में लिखे हुए साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, अर्थात पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो उससे हम लोग कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आपको किस इतिहास में रखा जाता है? तो प्यारे बच्चों आर्ध इतिहास में आपको रखा जाता है। ठीक है, तो प्राक इतिहास में मानव को लिखना पढ़ना नहीं आया, जैसे आदि मानव, ठीक है, मानव ने आग का खोज कैसे किया, तो यह सारा का सारा इतिहास प्राक इतिहास कहलाएगा। आर्ध इतिहास, मानव को लिखना पढ़ना आ गया, लेकिन उनके लिखे हुए को आज तक हम नहीं पढ़ पाए, तो वैसे इतिहास को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? आर्ध इतिहास को, जैसे हड़प्पा सभ्यता। अब आता है ऐतिहासिक इतिहास। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऐतिहासिक इतिहास को हम वैसे इतिहास को रखेंगे जहां से मानव के जो लिखे हुए साक्ष्य हैं उस साक्ष्य को हम लोग पढ़ पाए, और इस साक्ष्य को हम लोग 600 ईसा पूर्व से पढ़ पाए हैं। कब से पढ़ पाए? तो 600 ईसा पूर्व से। इसलिए आप लोग देखिएगा कि इतिहास में आपको एक चैप्टर ही होगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 3 अध्याय का होगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक इतिहास का जो पीरियड माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। अर्थात 600 ईसा पूर्व से जो भी मानव लिखे हैं उनके साक्ष्य को आधुनिक मानव ने अच्छे से पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उनके आधार पर नए नए इतिहास का क्या किया गया? तो रचना किया गया। ठीक है, अब जहां से मानव ने 600 पूर्व था जो भी लिखा उस चीज को हम लोग पढ़ पाए और पढ़ करके जान पाए। अर्थात देखिए, आम भाषा में समझिए, आप डायरी लिखें, उस डायरी को आप जो लिखें वो पढ़ करके हम समझ गए। ठीक है, तो वहां से आपको ऐतिहासिक इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। तो मानव द्वारा लिखे हुए साक्ष्य को हम लोग कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिए? तो 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जो भी इतिहास रहेगा वो सारा का सारा आपको किसके अंतर्गत आएगा? ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो ऐतिहासिक इतिहास को प्यारे बच्चों हम लोग 3 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 3 भागों में। एक हो गया आपका प्राचीन इतिहास, ठीक है, दूसरा हो गया मध्य इतिहास,
ठीक है, और तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो प्राचीन इतिहास जो होगा वो कब से होगा? वो प्यारे बच्चों 600 ईसा पूर्व से होगा। 600 ईसा पूर्व, ये 600 ईसा पूर्व से इसका जो समय है वो समय कहाँ तक है? तो प्यारे बच्चों 700 लगभग 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक जो भी इतिहास रहेगा वो सारा का सारा इतिहास प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। मैंने आप सभी को ईसा पूर्व बताया था और ईस्वी बताया था कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। ठीक है, अब इस समय के अंतर्गत हम लोग अपने 12वीं के इतिहास में क्या पढ़ेंगे? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास का जो तिथि माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक आपको माना जाता है। वही मध्य का जो माना जाता है वो 712 से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के इसका माना जाता है 1707 ईस्वी तक। ठीक है, 1707 ईस्वी तक आपको मध्य माना जाता है, और जबकि 1707 से लेकर के 1947 तक, या यूँ कहें कि आगे जो भी है, जो भी आगे चलेगा वो सारा का सारा आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया इतिहास का विभाजन। इतिहास का अब हम आपको फिर से बता देते हैं, इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया गया है। प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, सर्वप्रथम प्राक इतिहास उस इतिहास को कहेंगे जहां हमें लिखित अवस्था में कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मानव की उत्पत्ति, मानव ने आग का खोज कैसे किया, मानव ने शिकार कैसे किया, मानव ने औजार कैसे बनाए, इस प्रकार का जो भी इतिहास होगा वो प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। अर्थात जो लिपि जो होता है, लिपि का साक्ष्य आपको मौजूद नहीं होता है प्राक इतिहास में। अर्ध इतिहास में लिपि का साक्ष्य अर्थात लिखावट का साक्ष्य मौजूद होता है, जबकि इस लिखावट को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे इतिहास को अर्ध इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक इतिहास वैसे इतिहास, ठीक है, वैसे इतिहास जहां से मानव ने लिखे हुए साक्ष्य को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, और पढ़ने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष के हिसाब से अनेक प्रकार के इतिहास का रचना हुआ। ठीक है, और इसे पढ़ाया गया लगभग 600 ईसा पूर्व से। इसलिए ऐतिहासिक इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टली प्रथम चैप्टर आपको हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसकी भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट डे ही दूंगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें। आज आपको एक कॉल करना है, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, पूरे साल का मत प्यारे बच्चों आप सभी को 1500 रुपये लगेंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।